सेमेस्टर 4 का जो चैप्टर है, चैप्टर 2 मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से 6 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 4 मार्क्स का एंड 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ रहा है। सो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले। जो मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे बुक पे यूरोपियन यूनियन EU, ठीक है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इन आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनके बारे में ही बताया गया है। एंड ये जो 3 है ना, ये सुपर नेशनल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये सब सुपर नेशनल कॉर्पोरेशन है। बट WBCHSC ने जो सिलेबस अपलोड किया है पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसके बारे में उसमें बताया गया है कि बिम्स्टेक को भी पढ़ना है, BIMSTC, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ओके, इसके बारे में भी पढ़ना है बोला है। मैंने ये जो बुक लिखा है पॉलिटिकल साइंस का, प्रणब कुमार दलाल सेमेस्टर 4 ने जो ये पॉलिटिकल साइंस का बुक लिखा है, उनका नंबर प्रीफेस में बताया दिया गया था। प्रणब कुमार दलाल ने अपना नंबर बुक पे ही प्रोवाइड किया था। तो मैंने उनको पूछा कि सिलेबस में जो आपने दिया है बुक में वही पढ़ना पड़ेगा या जो WBCHS ने प्रोवाइड किया है वही पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला मुझे कोई भी आइडिया नहीं है उसके बारे में, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, सो इट विल बी बेटर इफ यू स्टडी बोथ। उन्होंने ऐसा कहा, तो इसलिए मैं सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर कर रही हूँ जो WBCHS ने कहा है। एंड WBCHS ने जो अपलोड किया है वही सही होगा, क्योंकि अगर ऑथर को इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो हम उनके ऊपर भरोसा करके तो नहीं बैठ सकते ना, हमारे 4-5-6 मार्क्स डूब जाएंगे उनके ऊपर भरोसा करने से। एंड चैप्टर 5 जो है ना, चैप्टर 5 जो है उन्होंने लिखा है वो, उसमें तो कुछ भी नहीं है जो WBCHS ने पब्लिश किया है, तो उसके लिए भी मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी, उसका भी सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है। मार्क्स 2 के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन यूनियन कब मतलब ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कब इस्टेब्लिश हुए, उसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे एंड फाइनल मेंबर्स कितने थे, एंड फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे। फाइनल मेंबर्स याद रखना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट फाउंडिंग मेंबर्स याद रखना पॉसिबल है। सो फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे वो भी याद रखना जरूरी है, एंड इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे वो भी याद रखना जरूरी है। इसी में उनका मतलब उनकी कॉम्पोजिशन एंड ऑरिजिन भी इसी के अंदर आ जाएगी। इतना याद रखोगे तो उनके मतलब जो कॉम्पोजिशन है उनका एंड ऑरिजिन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आया, राइट द कॉम्पोजिशन एंड ऑरिजिन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, देन उसी चीज़ को आप यहाँ पे इंक्लूड भी कर सकते हो। यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स कितने, यूरोपियन यूनियन के पहले मेंबर होते हैं 6 मेंबर, ओके। यूरोपियन यूनियन के मेंबर कितने होते हैं, यूरोपियन मेंबर्स मतलब यूरोपियन यूनियन जो है यूरोपियन यूनियन के मेंबर होते हैं 6, फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं 6, फिर फाइनल मेंबर्स होते हैं 27 फाइनल मेंबर्स होते हैं यूरोपियन यूनियन में। पहले 6 मेंबर्स से ये यूरोपियन यूनियन स्टार्ट होता है, बाद में जाके 27 मेंबर्स के साथ ये यूरोपियन यूनियन, अभी फाइनल मेंबर 27 है, बाद में जाके बढ़ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूरोपियन यूनियन का फाउंड हुआ था, यूरोपियन यूनियन फाउंड हुआ था November 1, 1993 में फॉर्मली स्टैब्लिश्ड हुआ था। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मली स्टैब्लिश्ड हुआ था 1 नवंबर 1993 में यूरोपियन यूनियन फॉर्मली स्टैब्लिश्ड होता है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर होता है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। एंड यूरोपियन यूनियन के जो 6 मेंबर है ना, फाउंडिंग मेंबर, यूरोपियन यूनियन के जो 6 फाउंडिंग मेंबर है उनको इनर 6 भी कहा जाता है। सो राइट द इनर 6 ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें क्या लिखना है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। ओके, बेल्जियम, लग्जमबर्ग बेल्जियम, जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर स्थापित है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। बेल्जियम, नेदरलैंड, ओके, बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, इटली, जर्मनी। ये जो 6 जगह है ना, इन जगह ये जो थे 6 कंट्रीज है, जो 6 नेशंस है, इनको इनर 6 कहा जाता है यूरोपियन यूनियन का, एंड यही फाउंडिंग मेंबर्स भी रहे हैं, बाद में जाके 27 बन जाते हैं। फिर आता है सार्क, ठीक है। सार्क सबसे पहले इस्टेब्लिश होता है इन 1885 दिसंबर के 8, ओके, 8 दिसंबर 1985 दिसंबर के 8, ओके, 8 दिसंबर 1985 में क्या होता है, सार्क इस्टेब्लिश होता है विद 7 फाउंडिंग मेंबर्स। सार्क के फाउंडिंग मेंबर्स क्या होते हैं, 7 फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब के थ्रू सार्क फिर फाउंड हो जाता है। एंड फिर बाद में जाके एक और मेंबर इंडिया मतलब ज्वाइन कर लेता है 2007 में, ठीक है। 2005 का उसका ज्वाइन होने का प्रोसेस चलता है, बट 2007 में जाके फाइनली अफगानिस्तान भी क्या होता है, सार्क का मेंबर बन जाता है, एंड सार्क के मेंबर इंक्रीज हो जाते हैं इनटू 8, ओके। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे, नेपाल, काठमांडू के नेपाल में स्थित, नेपाल के काठमांडू में स्थित है सार्क का हेडक्वार्टर। सार्क कब इस्टेब्लिश हुआ था, दिसंबर 8, 1985 में। इसका जो फर्स्ट एंड लास्ट समिट था ना,
फर्स्ट एंड लास्ट समिट जो ये था, लास्ट समिट तो नहीं हो पाया इस्लामाबाद पाकिस्तान में, बट इसका जो फर्स्ट समिट था वो कहाँ पे हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। ओके, फर्स्ट समिट जो था सार्क का वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो लास्ट कहाँ पे हुआ था, काठमांडू नेपाल पे। ओके, 18 समिट इसका काठमांडू नेपाल पे हुआ था। एंड जो 14 समिट था ना वो दिल्ली में हुआ था। ओके, 14 समिट कहाँ हुआ था, 14 समिट जो होता है 14 समिट होता है दिल्ली में। क्यों 14 समिट दिल्ली में होता है, क्योंकि न्यू दिल्ली में जो 14 समिट हुआ था उसमें कनेक्टिविटी का थीम रखा गया था, जिसकी वजह से इंडिया अपने पुअर जो कंट्रीज है, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, उनके लिए अपने मार्केट ओपन कर दे रहा था। तो उसके लिए क्या होता है, कनेक्टिविटी थीम के नाम पर न्यू दिल्ली का जो 14 समिट होता है इंडिया में वो रहता है, 1995 में होता है। ठीक है, 14 समिट दिल्ली में 1995 या 2007 कितने में होता है नहीं पता, वो छोड़ो, 2007 में होता है ना, 2007 में ये होता है जब क्या होता है, अफगानिस्तान ज्वाइन करता है। ठीक है, उसी समिट में। फिर आता है एशियन। आशियान के फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं 5 एंड बाद में जाके 11 में इंक्रीज हो जाते हैं। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से वो भी याद रखना है। एंड आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जाकार्ता इंडोनेशिया में है। एंड आसियान जो है वो कब इस्टेब्लिश होता है, 1967 में। ठीक है, अगस्त 8 1967 में आसियान इस्टेब्लिश होता है। फिर आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के पहले मेंबर्स होते हैं 4 एंड बाद में जाके 7 मेंबर्स होते हैं बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक के मेंबर कौन कौन से होते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये जो इंडिया के आसपास के इलाके हैं। देखो बिम्स्टेक का आसान है, बी से बांग्लादेश, फुल फॉर्म नहीं है फिर भी आसान है। ओके, बिम्स्टेक में से जो है ना, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। ओके, एंड बी से भूटान भी हो गया। ठीक है, तो इतना सब हो गया। फिर बस एक बचता है, क्या बचता है, नेपाल बचता है। नेपाल याद रख लेना। सो इतने में बिम्स्टेक का सारे जो कंट्रीज है ना वो इंक्लूड हो जाते हैं, उसकी अल्फाबेट में इंक्लूड हो जाते हैं। सो बिम्स्टेक का फाउंड होता है, बिम्स्टेक फाउंड होता है 1997, जून 6 1997 में बिम्स्टेक फाउंड होता है। पहले बिम्स्टेक नाम से फाउंड नहीं होता है, BISTEC नाम से फाउंड होता है, बिम्स्टेक से। एंड बाद में जाकर 2004 में इसका नाम लेटर ऑन क्या रखा जाता है, बिम्स्टेक रखा जाता है। बिम्स्टेक का जो है वो कहाँ पे हेडक्वार्टर, ढाका बांग्लादेश में। सो ये जब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए बने हैं। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। फुल फॉर्म भी आ सकता है। ठीक है, साप्टा का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साप्टा का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या है, साप्टा का फुल फॉर्म है। वैसे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बोल के साफ्टा भी है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। फिर सार्क आता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यूरोपियन यूनियन, ECOB है इसका पहले नाम होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर आसियान आता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बिम्स्टेक का भी मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर आता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। EEC भी आता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। फिर यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। APT, एशिया पैसिफिक टेली कम्युनिटी। ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। UNDCP, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। ECSE, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ये सब जो है, ये सब फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड AFTA बोल के भी, ये आसियान फ्री ट्रेड एरिया बोल के, दिस ऑल आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स। फिर इंडिया को ना साउथ एशियन रीजन्स में बिग ब्रदर माना जाता है। क्यों माना जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उनको बिग ब्रदर इसलिए माना जाता है क्योंकि उनका साइज़ बहुत डोमिनेट है। इंडिया का साइज़ बहुत बड़ा है, उसकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, मिलिट्री भी बहुत बड़ा है, एंड इवन जोग्राफिक सेंट्रलिटी भी है इंडिया में। इसीलिए एज अ नेचुरल लीडर क्या करता है, इंडिया लीड करता है बाकी साउथ एशियन नेशंस को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है साउथ एशियन रीजन में, इंडिया है। सो इसीलिए इसको बिग ब्रदर माना जाता है। दिल्ली समिट का थीम क्या था एंड ये क्यों रखा था, दिल्ली समिट का थीम था कनेक्टिविटी, एंड इसीलिए रखा था 14 समिट में, जो दिल्ली में जो मतलब 14 साल का समिट होता है दिल्ली में 2007 में, उसमें इसका थीम रखा गया था कनेक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे इंडिया क्या करता है, इंडिया का रोल भी है सार्क के लिए। ठीक है, इंडिया का रोल भी है, डिस्क्राइब करता है सार्क के लिए। इंडिया क्या करता है, अपने मार्केट को ओपन करने की बात कर देता है, ताकि जो गरीब देश है उनको थोड़ा प्रॉफिट हो सके। फिर सार्क के रेस्पेक्ट में इंडिया का रोल में कोहेन पार्क भी अपने बुक इंडिया इमर्जिंग पावर, इंडिया सेमिकॉलन इमर्जिंग पावर, ये बुक का नाम होता है कोहेन पार्क का। सो इंडिया इमर्जिंग पावर जो ये बुक होता है, वहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज रोल रिगार्डिंग सार्क वो कोहेन पार्क क्या कमेंट करते हैं कि इंडिया इज़ पावरफुल इनफ, ओके, पावरफुल इनफ टू बी फियर्ड बट नॉट पावरफुल इनफ टू बी रिस्पेक्टेड बोल के इंडिया को इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज रोल रिगार्डिंग सार्क, मतलब इंडिया के जो रोल है सार्क के प्रति, उसके ऊपर ये करने कमेंट करते हैं। ठीक है,
फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं लाइक यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सार्क आसियान के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इन सब के ऑब्जेक्टिव्स अगर अलग अलग पढ़ने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड एक नाइट में आप लोगों को स्टडी कंप्लीट करनी है। सो सारे के सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव सार्क, एशियान, यूरोपियन यूनियन और बिम्स्टेक, इन सब के लिए एक ही अगर ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ पाओ तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। सो मैंने क्या किए, जो सब इनके कॉमन ऑब्जेक्टिव जो चारों में फिट हो सके, कॉमन फंक्शंस एंड रोल जो चारों में फिट हो सके, कॉमन चैलेंजेस जो चारों में फिट हो सके, ऐसे मैंने बनाए हैं। ठीक है, कंपोजिशन एंड ऑरिजिन तो वही लिख सकते हो, फिर सार का प्रिंसिपल थोड़ा अलग है वो लिख सकते हो। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जितने भी मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सार्क हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे आसियान हो, चाहे बिम्स्टेक हो, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। इंसान की भलाई के बारे में सोचना, इंसान की भलाई को इंक्रीज़ करना, मतलब इंसान की भलाई कैसे कर सकते हैं उस बात को प्रमोट करना, एंड इवन जो लोग हैं उनकी क्वालिटी, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना। सेल्फ रिलायंस, नेशंस के बीच में सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना एंड ज़्यादा ताकतवर बनाना एक साथ काम करके। ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना एंड मेंबर स्टेट्स जो भी उनके अमंग रेस्पेक्ट भी बिल्ड करना, यही है उनका काम। कोऑपरेशन बढ़ाना, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ कोऑपरेशन इंक्रीज करना, ये है उनका ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ग्रोथ कराना, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहे हो तो ऑफकोर्स अपना नेशनल इंटरेस्ट वो देखेंगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो देखेंगे। सो इकोनॉमिक ग्रोथ कराना, सोशल प्रोग्रेस कराना, कल्चरल डेवलपमेंट कराना सारे रीजन में, ये सब उनके इंक्रीज, मतलब ये सब उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पीसफुल एंड स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है उनको थ्रू कोऑपरेशन, ओके, एक साथ मिलकर काम करके एक शांति प्रिय एंड एक बहुत ही स्टेबल इन्वायरमेंट उनको क्रिएट करना है। और क्या भी है ऑब्जेक्टिव उनका, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, इन सारी साइंटिफिक, इन सारे फील्ड्स में हेल्प करना, मदद करना भी क्या है उनकी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर उन सबको कुछ चैलेंजेस भी झेलनी पड़ती है, लाइक लैक ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस इन मैटर्स ऑफ ट्रेड के मामले में क्या है कि ट्रेड के मामले में म्यूचुअल डिपेंडेंस में कमी आ जाती है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेशंस क्या है, ऑफन अपनी नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे बैठते हैं, जिसकी वजह से नेशंस के बीच में मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से नेशंस के बीच में नेशंस एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये जो मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। मेंबर कंट्रीज जो होते हैं उनके अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है, अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो एंड डिफिकल्ट बन जाता है। जो नेशंस है, कुछ नेशंस बहुत रिच है तो कुछ नेशंस बहुत पुअर है, जिसकी वजह से ट्रेड एंड डेवलपमेंट में इम्बैलेंस भी पैदा हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन्स होते हैं अगर मेंबर स्टेट्स के बीच में, तो वो क्या करता है, कोऑपरेशन को रिड्यूस करता है। जैसे कि नेबरिंग कंट्रीज़ में अगर डिस्प्यूट हुआ तो वो मीटिंग्स एंड एग्रीमेंट्स को ब्लॉक कर सकता है। पावरफुल ग्लोबल नेशंस जो है ना, उनसे इन्फ्लुएंस होके, पावरफुल ग्लोबल नेशंस या ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस होके कभी कभी रीजनल यूनिटी को भी हार्म कर बैठते हैं मेंबर्स। टैरिफ्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़, जैसे ये जो पॉलिसीज़ है वो फ्री ट्रेड को रिड्यूस करते हैं विद इन द रीजन। फिर आता है फंक्शंस एंड रोल्स। फंक्शंस एंड रोल क्या है, चाहे सार्क की हो, चाहे यूरोपियन यूनियन को, चाहे एशियन की हो, चाहे बिम्स्टेक को, सबके फंक्शंस एंड रोल सेम ही होते हैं, मतलब जो सेम है वही मैंने यहाँ पे चूज़ करके लिखे। इट इनकरेज ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज बाय रिड्यूसिंग टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर। टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर को कम करा के मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को इंक्रीज़ करना इनका रोल है। कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ना, उन कन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो मेंबर कंट्रीज़ या मेंबर नेशंस, मेंबर स्टेट्स के बीच में जो होती है, उन कन्फ्लिक्ट्स को कम करने का काम करना एंड रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने का जो काम है, इस काम करना उनका रोल है, उनका फंक्शन है, वो ये करते हैं। एजुकेशन, टूरिज्म, कल्चरल एक्शंस, पीपल टू पीपल कंटेक्ट, इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं एंड इवन जिसकी वजह से क्या होता है, यूनिटी एंड फ्रेंडशिप नेशंस के बीच में बनी रहती है। ये नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह जब होते हैं ना, लाइक नेचुरल डिजास्टर, पेंडेमिक, इमरजेंसीज आती है, तो क्या करते हैं, एक साथ कोऑपरेट करते हैं, मदद वगैरह करके एक साथ कोऑपरेट करते हैं। लाइक इंडिया ने टर्की की मदद की थी, बट टर्की ने उसको बाद में जाके धोखा दे दिया। ठीक है, इट सपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है जो कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी विद इन द रीजन, मतलब एक रीजन के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाना, कम्युनिकेशन बढ़ाना, ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो भी एक मतलब प्रोजेक्ट्स बनता है ना, कि यहाँ पे रोड बनाना है, लाइक एशियन हाईवे बन रहा है, तो इन सब को सपोर्ट करते हैं, इन सब जैसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। लीडर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स जो है वो हर सेशंस में, हर बार जो जितने भी सेशंस होते हैं तब मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सो ये जो है ये फंक्शंस एंड रोल्स है इस चीज़ के।
दिस थ्री वर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सार्क एंड इंडिया का रिलेशन क्या है, सार्क के साथ इंडिया का क्या संबंध है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सार्क के साथ इंडिया का रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सार्क एंड इंडिया। इंडिया एक बहुत ही बड़ा रोल खेलता है सार्क को शेप करने में, ठीक है। इन शेपिंग सार्क इंडिया प्लेज अ की रोल। इंडिया इज कंसिडर्ड एज बिग ब्रदर ऑफ साउथ एशियन नेशंस। इंडिया को साउथ एशियन नेशंस का बिग ब्रदर के रूप में कंसिडर किया जाता है। कोहेन एंड पार्क ने भी अपने बुक इंडिया इमर्जिंग नेशन में लिखा था कि इंडिया की पावरफुल इनफ टू बी फियर्ड बट नॉट पावरफुल इनफ टू बी रिस्पेक्टेड। इतना पावरफुल है इंडिया की, लोग उससे डरे, देश उससे डरे, बट इतना पावरफुल इंडिया नहीं है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। सो इंडिया ने अपना मार्केट भी, जब दिल्ली का जो थीम होता है, कनेक्टिविटी का थीम होता है 2007 में, इंडिया क्या करता है, दिल्ली के उस जो समिट होता है 14 समिट 2007 में, उसमें इंडिया अपना मार्केट ओपन कर देता है, अपना मार्केट ओपन कर देता है। क्यों? ताकि वो जो गरीब नेशन है, जो पुअर नेशन है, उनको सपोर्ट कर सके। पुअर नेशन लाइक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स जैसे जो पुअर नेशन है, गरीब नेशन है, उनको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इंडिया अपना मार्केट ओपन कर देता है। और ये जो थीम रखी गई थी, ये कनेक्टिविटी इसलिए रखी गई थी क्योंकि इंडिया ने बाकी को सपोर्ट करने के लिए कनेक्ट किया था सारे कंट्रीज़ को एक साथ फ्री ट्रेड में ला के, ठीक है। इंडिया को एक ग्रेटेस्ट लीडर माना जाता है इन सारे नेशंस, मतलब जितने भी सार्क में नेशंस है उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट लीडर कौन है? इंडिया है, क्योंकि इसकी जोग्राफिक साइज बहुत बड़ी है, डोमिनेंट जोग्राफिक साइज है इसकी, मिलिट्री फोर्स भी बहुत बड़ी है, पावर एंड ऑलमोस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट इंडिया इज़ वेरी ग्रेटर देन ऑल द साउथ एशियन नेशंस जो भी सार्क के अंडर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उनमें से सबसे रिच इंडिया ही है, सबसे डेवलप्ड इंडिया ही है। सो यही रोल है जो इंडिया सार्क के साथ, मतलब सार्क इन इंडिया का यही रोल है। एंड आसियान या यूरोपियन यूनियन में इंडिया एक डायलॉग पार्टनर की तरह काम करती है, ठीक है। किसमें काम करती है डायलॉग पार्टनर की तरह? नॉट मेंशन्ड, आई विल टेल दैट ऑल्सो। इनर सिक्स क्या है? लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली एंड नेदरलैंड, ये सिर्फ इनर सिक्स है, ठीक है। फिर आता है थ्री पिलर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के तीन पिलर्स है, क्या क्या है? यूरोपियन कम्युनिटीज़, इकोनॉमिक एंड सुप्रानेशनल इंटीग्रेशन, ओके। यूरोपियन कम्युनिटीज़ क्या है? यूरोपियन कम्युनिटीज़, ईसी, यूरोपियन कम्युनिटीज़, ये एक पिलर है, एक पिलर है। ईसी ये जो पिलर है ना, यूरोपियन कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी जो एक पिलर है, यूरोपियन कम्युनिटी जो एक पिलर है, वो पिलर नंबर 1 है। एंड ये पिलर क्या करता है? कॉमन करेंसी नेम्ड यूरो। यूरो जो है ना एक कॉमन करेंसी, एंड पिलर नंबर 1 कॉमन करेंसी यूरो को इंट्रोड्यूस करता है। जबकि इंग्लैंड, इंग्लैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क जैसे जो 3 कंट्रीज़ है ना, ये यूरो जो कॉमन करेंसी यूरो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंग्लैंड, डेनमार्क एंड स्वीडन में क्या नहीं चलता है? यूरो नहीं चलता है। बट बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन नेशन से, उनका कॉमन करेंसी क्या है? यूरो है। एंड ये पिलर उसी करेंसी को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम यूरो है, यूरोपियन कम्युनिटी में, ठीक है। फिर दूसरा पिलर है कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। दूसरा पिलर क्या है? कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। दूसरा पिलर क्या है? कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, इंटर गवर्नमेंटल है। ये क्या किस चीज़ में फोकस करता है? फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, पीस एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर फोकस करता है। फिर तीसरा पिलर है पुलिस एंड जुडिशियल कोऑपरेशन इन क्रिमिनल मैटर्स, PJCCM, पुलिस एंड जुडिशियल कोऑपरेशन इन क्रिमिनल मैटर्स। यह पिलर ओरिजिनली पहले इसका नाम था जस्टिस एंड होम अफेयर्स, JHA, जस्टिस एंड होम अफेयर्स पिलर नंबर 3 का नाम था। ये क्या करता है? ये कोऑपरेशन, मतलब एक साथ ही मिल के काम करने के जो आइडिया होती है ना, मतलब क्राइम के साथ फाइट करना है तो सबको एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा बोल के जो आइडिया होता है, उस आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है। सो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है। 4 मार्क्स के एंड 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे चैप्टर 2 से, मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।